अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ आज मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। रऊफ़ साहब, इमरान खान साहब किधर हैं? इमरान खान साहब बिला जवाज़, नाहक, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से उनको जेल में रखा गया है। आज 1.5 साल हो चुका हुआ है, क्योंकि उस एक शख्स का खौफ इस हद तक साहिब इक़्तिदार लोगों के ऊपर तारी है कि वो ये बिलीव करते हैं कि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो इनका ठिकाना कोई नहीं रहेगा। इसलिए जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, खान साहब को ये जेल में रखने की कोशिश जो है वो जारी है अभी तक। लेकिन कहते हैं हर रात के बाद सवेर आती है, और मेरा ख्याल है कि मैं ऑलरेडी उस सवेरे की झलक जो है वो देख रहा हूँ। अनकरीब खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। आप उस सवेरे की झलक देख रहे हैं। ये सवाल मैंने असल में आगाज आपसे गुफ्तगू का इस वजह से इस सवाल से किया कि आप समेत तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा बड़े बावसूख अंदाज में बारहा ये दावा कर चुके कि बस चंद महीनों की या चंद हफ्तों की बात है और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। उसमें पसे पर्दा किसी मुज़ाकरात का तज़किरा भी था, बातचीत का तज़किरा भी था, कुछ पर्दे के सामने भी बातचीत का तज़किरा था, लेकिन वो वकूअ पज़ीर होता हुआ नज़र नहीं आया। क्या इसकी वजह है? क्यों, कहाँ पर मामला स्कटल हुआ? कुछ तो जवाब मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी दे दिया है इसका, और वो ये कि जी उनका खौफ इस हद तक तारी है इन लोगों के ऊपर कि उनको जेल में रखना जो है वो सबसे बड़ा मकसद इस वक्त के हुक्मरानों का बना हुआ है। ना उसमें कानून का कोई शुमार है, ना उसमें आइन का कोई शुमार है, ना उसमें अखलाकियात का या इंसानियत का शुमार है। लेकिन जैसा कि पहले 4 मुकदमात में से खान साहब की बरियत हो गई थी, इसी तरह से ये जो 1 या 2 मुकदमात रहते हैं, इसमें भी जब ये सुने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अदालतें इस वक्त मफकूद हो चुकी हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन उसके बावजूद बहुत मुश्किल होगा उनको बेल आउट ना करना। सो इसीलिए हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अनकरीब जो है वो हम उनको आज़ाद देखेंगे। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर कोशिश करके और कानूनी महाज के ऊपर कोशिश करके हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि एक मुल्क गिर जो है, एक सियासी तारीख जो है उसको शुरू करना है ताकि प्रेशर जो है वो और बढ़े, और उस तारीख के जो खदोखाल हैं वो इस वक्त तय किए जा रहे हैं। कल और परसों जो है इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है जो 2 दिन जारी रहेगी, और उसमें जो है तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं उनकी इनपुट ली जाएगी ताकि इस जो तहरीक है जो इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद हम जारी करेंगे, शुरू करेंगे, उसके खदोखाल जो है वो सही तरीके से तय हो सके। आप इस तमाम वक्त के दौरान बताते रहे बहुत सारे लोग के जो असल फैसला साज हैं, जो मैटर करते हैं, जिनका डिसीजन मैटर करता है, हम उनके साथ राब्ते में भी है, बातचीत भी चल रही है, तो उसका स्टेटस क्या है? वो ख़त्म हो गए हैं राब्ते, वो बातचीत ख़त्म हो गई है या अभी भी जारी है? ईसा साहब, कुछ देर पहले हमारे जो PTI KP के सदर हैं, नामुंतखब सदर जुनैद साहब, उनसे एक प्रोग्राम में यही सवाल किया गया था, और उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं फील करता हूं कि हकीकत के करीब तर है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये कहूं कि हम उनके साथ राब्ते में नहीं हैं या उनसे बात नहीं हो रही तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा। लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? वो इसलिए कि खान साहब से जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तवक्कुआत? आम अल्फाज में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो डील उनके साथ करना चाह रहे हैं वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो फील करते हैं कि मुझे कानून से मैं बरी होके सुरखरू होके आज़ाद हूँगा और उसी वक्त ही मैं जेल से बाहर आऊँगा। उससे पहले किसी डील के तहत मैं जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हूँ। किस किस्म की डील की बात कर रहे हैं आप? तवक्को क्या है इमरान खान से? क्या चाहते हैं? डील का लफ्ज़ होता है सर, उसमें दोनों तरफ से कुछ ले दे की बात होती है, लेकिन खान साहब ने चूंकि एक असूली फैसला किया हुआ है मुल्क के लिए, कौम के लिए, इसलिए वो उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि 1.5 साल गुजर गया है,
6 महीने साल और गुजर जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है, जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, जो नाइंसाफ़ी और जो फस्तायत है, ये टेनेबल नहीं है बहुत लंबे अरसे के लिए। और प्रेशर्स मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हुए हैं इस हुक्मरान तबके के ऊपर, और अगर आपका जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो ये कहता है जी कि हम अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे, तो इससे कम से कम एक चीज़ तो फौरी तौर के ऊपर आप ईसा साहब कंक्लूड कर लीजिए कि इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। अदरवाइज ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की तरफ से इंसानी हकूक़ के नाते, आइन के नाते, कानून के नाते, जमहूरियत के नाते, मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज से जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये अनरेवल करेगा ये तमाम सिस्टम जो इस वक्त एक फैब्रिकेशन है, जो एक गैर तबई किस्म का जो एक सिस्टम इन्होंने यहाँ लागू किया हुआ है, ये बहुत जल्दी आपको अनरेवल करता हुआ नजर आएगा। अगरचे ये दोनों ज़ाहिर है के एग्जाम्पल्स जो है उनको नहीं शायद उस तरीके से किया जा सकता या सिचुएशंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत, खान साहब की हुकूमत, उसके ऊपर भी था। यूक्रेन के हवाले से टू पिक साइड्स विद द यूएस उस वक्त था, फिर चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से एतराज़ात थे। तो उस प्रेशर को जब आप गलत समझते थे, तो आज अगर कोई प्रेशर है मौजूदा हुकूमत पर इमरान खान की फेवर में या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, यू थिंक इट्स ओके? नहीं, ये ओके या नॉट ओके की बात नहीं है। देखिए जी, जब आपने जीएसपी प्लस का आपने वो फैसिलिटी ली है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें 26 कॉवेनेंट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स की जो ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत जो है वो उनमें कॉवेनेंट्स में शामिल है। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ये आप मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर आप एक जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसको आप वायलेट करते हुए पकड़े जाते हैं। इसी तरह से अगर आप और भी इसी तरह की चीजें देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें शायद बाहर के ममालिक की तरफ से उतना प्रेशर नहीं है जितना कि अपने गलत इक़दामात की वजह से प्रेशर आप खुद जनरेट कर रहे हैं अपने ऊपर। अब जब जीएसपी प्लस वाले कंट्रीज, ईयू जो है वो कहती है कि हम रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि जीएसपी प्लस जो है आपने एक्सटेंड करता है, उसकी ड्यूरेशन आप एक्सटेंड करनी है कि नहीं, उसमें पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं है। उसमें इस हुकूमत के अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो ये कर रही है, जो फस्तायत का मुजाहरा कर रही है, उसका अमल दखल है। तो ये दो चीजें कंपेरेबल नहीं है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। सही। अच्छा, मिडिल ग्राउंड आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि इमरान खान किसी भी या आपकी पार्टी किसी भी मिडिल ग्राउंड पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। जब ज़ाहिर है कि जब बात होगी, कोई डील की तरफ जाएगा मामला, कुछ दे कुछ ले जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उधर से ज़ाहिर है कि मुतालबा ये है कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें, आप अपना जुर्म कबूल करें, आप कहें कि ये गलत हुआ था, हमसे गलती हो गई, और फिर आपको जो है वो आपकी शायद जो पॉलिटिकल स्पेस आपसे छीन ली गई है वो आपको रिकैप्चर करने की इजाज़त दी जाएगी। और उसमें भी एक प्रोसेस होगा कि साल 2 साल इस सिस्टम को चलने दें, इस निज़ाम को, उसके बाद कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आइंदा इंतखाबात जो हैं उनको थोड़ा सा जो है वो साफ और शफाफ करने के लिए कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं। आप ये काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अदालती प्रोसेस के जरिए कानूनी जंग लड़के तो आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। योर ओनली ऑप्शन इज कि आप एक बड़ा अलायंस बनाकर एहतजाज और मामलात को उस नहज पर ले जाएं, प्रेशर इतना बढ़ा दें कि आपकी बात माननी पड़े। इज दैट करेक्ट? देखिए, ये पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो है उसका ये हिस्सा होता है। पुरअमन एहतजाज जो है वो आइन और कानून उसकी इजाजत देता है, और पुरअमन एहतजाज जो होता है वो लाजमी बात है, अपना नैरेटिव आवाम तक ले जाना उसका एक मकसद होता है, और दूसरा मकसद जो होता है वो प्रेशर बिल्ड करना होता है ताकि जो आइन और कानून से मुतसादम चीजें हो रही हैं उनका खात्मा किया जा सके। बिल्कुल आपने अपने अल्फाज में ठीक बयान किया है, उसी को मैं रीस्टेट कर रहा हूँ। लेकिन जो इसके अलावा ये जो आप डील की बात कर रहे हैं, वो डील अगर आइन और कानून से वायलेटिव हो तो वो डील तो खान साहब कभी कबूल नहीं करेंगे ना। आप लोगों के अगर चुप करवाना चाहें कि जी आप कुछ कहेंगे नहीं और सिस्टम को चलने देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि एक सिस्टम जो कि आइन और कानून से मुतसादम है, जबकि हमारी तहरीक जो है वो आइन और कानून की बहाली की तहरीक है। तो जो एक सिस्टम ही अपने तई आइन और कानून से मुतसादम है और वो आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना तो कभी ऑप्शन हो नहीं सकता ना। तो अगर आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी मुतालबे पर, तो आपको क्या लगता है आखिर ऐसी क्या वजह होगी? मौजूदा हुकूमत के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। वो तो बरमला ये कहते हैं कि अगर हम उनकी बात मान लें तो वो अडियाला जेल से बाहर और हम अडियाला जेल में होंगे, तो वो क्यों कर अडियाला जेल जाना पसंद करें?
देखिए वो अडयाला जेल में होते हैं या नहीं होते, कम से कम मैं जानता हूं जितना खान साहब को, वो बिल्कुल इस किस्म की किसी चीज पे बिलीव नहीं करते। हाँ, आइन और कानून की हुकूमत होगी, आइन और कानून के तहत अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा तो सबको देनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किस लेजिटिमेसी जो है जिसकी ये बात करते हैं, अपने आप को हुकूमत किस बेसिस के ऊपर कहते हैं, किस लॉजिक से, किस कानून से, किस आइन से ये अपने आप को हुकूमत कहते हैं। ये तो इन्होंने तो रात को अवामी मैंडेट के ऊपर इन्होंने डाका डाला हुआ है। और फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास तो नंबर्स ही नहीं है कि हुकूमत बना सके। नंबर्स तो पीटीआई के पास हैं, और पीटीआई को 1 साल से बाहर रखा हुआ है इन्होंने इलेक्शन के बाद भी। नहीं तो और एक आपका बात और मैं ये कह दूं आपका कि ये जो स्टैंड है। पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, एक बात छोटी सी, जी जी ये पार्टीज जो इकट्ठी हो रही हैं उनका एक जो और कॉमन जो डिमांड है वो ये है कि मुल्क में फौरी आजाद फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं, एक आजाद इलेक्शन कमीशन के तहत, जहां कोई एक बाकिरदार शख्स बैठा हो एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमें आपका मौक़िफ़ है। अब हमारे सामने ये फैक्ट्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया का कोई एक इदारा नहीं है जिसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को साफ और शफाफ करार दिया हो। कोई मुबस्सर मिशन ऐसा नहीं है, कोई लोकल या इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने, और मौजूदा हुकूमत भी नहीं है जो ये कहती हो कि ये इलेक्शन बहुत कोई साफ और शफाफ हुए थे। बट द फैक्ट रिमेन्स के दे आर द गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत है, वफाक में भी, पंजाब में भी। तो दैट प्रैक्टिकली इज 70-80% ऑफ पाकिस्तान। तो वो 70-80% पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत है। जो कानून साजी उन्होंने करनी थी, जो उन्होंने आइन साजी करनी थी, वो कर रहे हैं। तो फिर आपका जो मौक़िफ़ है, जो जिसके लिए आप एजिटेट करना चाह रहे हैं, दैट स्टैंड्स नोवेयर। और फिर ये 4 साल या 5 साल अगर मौजूदा निज़ाम को चलना है तो फिर इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। देखिए सिस्टम नहीं चलेगा। इसा साहब आप जो बात कर रहे हैं, जो आईनी इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो आइन से मुतसादिम है, जो कानून में इन्होंने चेंजेस किए हैं वो कानून से मुतसादिम है, जिस तरीके से अदलिया को इन्होंने डिसमेंटल किया है वो आपके सामने है। जिस बगैर लेजिटिमेसी के हुकूमत चलाते रहे हैं पिछले 3 साल से, वो ये फेज हो पीडीएम 2 का या पीडीएम 1 का फेज हो या इंटरिम गवर्नमेंट हो, इन्होंने केपी में इलेक्शन नहीं होने दिए, इन्होंने पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए, इन्होंने जो इनकम्प्लीट नेशनल असेंबली थी वो इलेक्शन नहीं होने दिए। इस वक्त ये जो हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं होने दे रहे, हमारी जो अदालत हमें सीटें जो है वो तफवीज़ कर चुकी हैं वो हमें अलॉट नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। हर लम्हे, हर मोमेंट, हर स्टेप के ऊपर ये आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। ना इनकी कोई लेजिटिमेसी है, ये एक डाका डाल के कायम की हुई हुकूमत है। तो इसको आप कैसे मान सकते हैं? ये कहना आपका कि जी ये बड़ी ताकतवर है या ये 70-80% है इसलिए कुछ नहीं होगा, मैं ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई डिसएग्री विद दैट। बड़े बड़े हम लोगों ने देखे हैं शातिर, बड़े बड़े हमने देखे हैं सर, जो होते हैं डिक्टेटर्स, जब उठेगा जब में सर फरोशा पड़ेंगे दारो रसन करा लाले, कोई ना होगा जो बचा ले, क्रम्बल कर जाते हैं मेरे भाई, नहीं रहता। और खासकर जब लेजिटिमेसी ना हो, जब पब्लिक की सपोर्ट ना हो, जब आवाम आपके साथ ना खड़े हो, तो आपके अंदर जो है वो खोखलापन होता है, अंदर ताकत नहीं होती। हाँ, आप ताकत जो है वो उसका एक आपने लुबादा उड़ा हुआ है। मेरा कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि जमहूरियत का लुबादा है, ताकत का लुबादा है, अंदर से खोखलापन है, कुछ नहीं है स्वाय फस्तायत के। लेकिन है, और उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ऑप्शन, योर बेस्ट ऑप्शन है कि आपने एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना है। जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसमें अभी तक अपोजिशन जमातें एक पेज पर आती हुई नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हुक्मरान जमातों के साथ एक सियासी लड़ाई लड़नी है, उसकी अपनी दाखिली सियासी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वो जो कमेटी बनाई गई थी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, उसी को राब्ता कमेटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान शायद वो वाहिद बड़ी अपोजिशन पार्टी है जिनको आप अपने साथ लाने में अभी तक नाकाम नजर आते हैं। उस हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ मेंशन किया है, कुछ माजी के हवाला जात दिए हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बताया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कामरान मुर्तज़ा ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। तो रऊफ साहब, 2 दिन के बाद आप 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में ये जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कन्वीन की है, तमाम लोग इसमें शरीक होंगे, मौलाना फजलुर रहमान खुद शिरकत नहीं कर रहे। तो आप जिस तहरीक की बात कर रहे हैं, ईद के बाद जो चलनी है वो विदाउट मौलाना फजलुर रहमान ही होगी, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या?
देखिए, जैसा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करते, वो बायलैटरल लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं। उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने खुद कहा है और उन्होंने कहा है कि हमारे भी हो सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, माज़ी एक रहा हुआ है हमारा, बड़ा तल्ख़ माज़ी है हमारे ताल्लुकात का। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं आज, मेरा ख़्याल है ये भी एक मिरेकल है, इतनी जल्दी हम लोग एक-दूसरे के इतने करीब आए हैं और जो रहस्य तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी दूर हो जाएँगे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें उनकी लीडरशिप आ रही है। मौलाना साहब के बारे में फैसला हो जाएगा, उन्होंने ही करना है। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब भी तशरीफ लाएं, लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो अभी 1 महीना सवा महीना पड़ा हुआ है ये सब कुछ डिस्कस करने का। मुझे यकीन कामिल है कि जब ये बातचीत होगी उनके साथ, आइंदा 1-2 सेशंस होंगे, सिटिंग्स होंगी, तो मेरा ख्याल है कि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएंगे। कम से कम हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और हम इस जद्दोजहद में, आइन और कानून की बहाली की जद्दोजहद जो है, ये एक बड़ी पिवटल जद्दोजहद होगी। उसमें हम तमाम आइन और कानून पसंद जमातें जो हैं, जमहूरी जमातें जो हैं इस मुल्क की, वो एक पेज के ऊपर नजर आएं और वो इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। इन तहफ़्फ़ुज़ात में तल्ख़ माजी का हवाला है। ज़ाहिर है कि वी अंडरस्टैंड डेरा इस्माइल खान, वहीं से मौलाना फजलुर रहमान पॉलिटिक्स करते हैं, वहीं से आपके चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। तो जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनके हवाले से कोई एतराज़ है? उनके बयानात के हवाले से, उनकी पॉलिसी के हवाले से कोई एतराज़ है? या फिर मौलाना फजलुर रहमान जब पीडीएम के सरबराह थे, ज़ाहिर है कि उनको सरबराह बनाया गया था, वो रूए रवां थे, वो सेंटर थे उसका, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान अगर ये ख्वाहिश करते हैं, या आप उनको क्या ये ऑफ़र करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, स्टेज संभालें और वो सरबराही करें? अपोजिशन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आपने बनाई है, उसकी सरबराही आप उनको सौंप देंगे? देखिए, मैं आपको बड़ा साफ अल्फाज में बताता हूँ ईसा साहब, आइन और कानून की बहाली हमारे लिए इससे इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ हो नहीं सकती, और ना ही मुल्क के लिए, ना ही अवाम के लिए। मुल्क में जमहूरियत की वापसी जो है वो उससे इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो हम वो तमाम इक़दामात करेंगे जिससे कि बाहमी इत्तेहाद और यगानगत की फ़ज़ा जो है वो कायम हो सके और तमाम जमहूरियत पसंद जमातें, आइन और कानून पसंद जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो सकें। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी शामिल है। हम उनको अपना हिस्सा मानते हैं, इस तहरीक का हिस्सा मानेंगे और उसी स्पिरिट के साथ हम उनसे नेगोशिएट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बाकी रहा कि इस इत्तेहाद की सरबराही, तो ये जब इत्तेहाद तश्कील पाएगा तो उस वक्त ये भी डिस्कस होगा और हम ना किसी को इंक्लूड करना चाहेंगे, ना किसी को एक्सक्लूड करना चाहेंगे। मैं लफ्ज़ म्यूचुअल कंसेंसस से इस बारे में भी फैसला मैं लफ्ज़ चबाए बगैर बिल्कुल ही गैर मुबहम अंदाज में आपसे पूछ लेता हूँ। इसके वाक़याती शवाहिद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बहुत सारे लोग ये बात 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले कहते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म जिस भी पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी या नून लीग का, सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होंगे। जाहिर है कि उनको कोई यकीन दहानी इस किस्म की करवाई गई होगी। मौजूदा इत्तेहाद में भी अगर आप लोग टॉपल डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ मौलाना फजलुर रहमान पार्टी है, वो हमें मालूम है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार तो नहीं हो सकते जितने उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो वो जो ऑफ़र है, क्या आप वो ऑफ़र रेप्लिकेट करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के लिए तैयार हैं कि हाँ, अगर हम मौजूदा हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं और नए अलायंस जो है उसके तहत इलेक्शन लड़के हम हुकूमत फॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप होंगे सदर पाकिस्तान? आर यू रेडी टू टेंडर दिस ऑफर? देखिए सर, इस स्टेज के ऊपर ये तमाम जो इफ्स एंड बट्स हैं, ये इफ्स एंड बट्स हैं। डिपेंड करता है कि ये जो मामला है इस प्लेटफॉर्म को तश्कील देने का, इस महाज को तश्कील देने का, ये किस संगत बढ़ता है आइंदा 1, 2, 3, 4 हफ्तों में। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, किसने क्या बनना है, किसने क्या रोल प्ले करना है, किसको क्या ओहदा मिलना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस का एक हिस्सा होंगी और वो अपने वक्त के ऊपर मेरा ख्याल है डिस्कस होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस किस्म की कोई डिमांड जो है वो हमारे पास आई है कि जी हमें ये लाजमी चाहिए तो फिर ही हम शिरकत करेंगे, अदरवाइज हम शिरकत नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल इस स्पिरिट के साथ बातचीत नहीं हो रही, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। तो इस वक्त स्पिरिट है ऐसा, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई हिस्सा मांग रहे, ऐसा भी कुछ नहीं। बिल्कुल इस किस्म की कोई डिमांड हमारे सामने नहीं आई है, ये मैं कंफर्म आपको कर सकता हूं। बिल्कुल किसी किस्म की डिमांड सामने नहीं आई है अभी तक। अच्छा, इस किस्म की डिमांड सामने नहीं है। अब आपकी जमात जो है वो ऑब्वियसली यू आर पुटिंग अप अ फाइट अगेंस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जो करंट रिजीम है, रूलिंग
एलीट, हमारा जो पूरा का पूरा हुक्मरान तबका, आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो लड़ाई चल रही है, आपकी जमात में बहुत सारे ग्रुपिंग जो हैं उसकी अब किस्से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। शेर अफजल मरवत साहब को हमने सुना है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। फवाद चौधरी हैं, वो कहते हैं कि मौजूदा जो क़यादत है पार्टी की जेल से बाहर, उनके पास तो कोई हिकमत अमली नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने की, हम एक कमेटी बना देते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है पार्टी में, और ऐसी दाखिली लड़ाई की मौजूदगी में आप लोग किसी और से क्या लड़ेंगे? आपको तो अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं। ये इसका मेरा ख्याल है कि ये अंदरूनी जो हमारे आरा पाई जाती हैं उनको ज़रा ओवरस्टेट किया जाता है। आज भी मेरा ख्याल खान साहब को मिलने गए हैं, हमारे 3 लॉयर्स, सेक्रेटरी जनरल साहब भी गए थे, और उन्होंने बाहर आके जब बात की है तो उसमें भी उन्होंने खान साहब ने कहा है कि ये इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका हुआ है, शेर अफजल मरवत का, और ये जो टाउट छोड़ा गया हुआ है इस वक्त हमारा, और ये पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो। देखें, मैं इस पे डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये लोग जिस तरीके के इल्जामात लगाते हैं पार्टी में बैठे हुए लोगों के ऊपर, भाई हम तो बैठे हुए हैं ना, ये तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ईसा साहब, आप मुझे बता दीजिए, जिसमें कि फवाद चौधरी नहीं रहे हुए? पीपल्स पार्टी, जनरल मुशर्रफ साहब की पार्टी, PML-Q उसमें भी रहे हुए हैं, फिर PTI में आ गए, उसके बाद ये IPP भी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो ये किस किस्म की कमिटमेंट है इन लोगों की, किस असूल के साथ कमिटमेंट है इनकी, जो ये जबान खोलते हैं दूसरे लोगों के बारे में, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? आज खान साहब ने कंक्लूसिवली कह दिया है कि जी इनका पॉलिटिकल कोई PTI के साथ कोई फ्यूचर मौजूद नहीं है, वो कहानी खत्म हो गई है। कम से कम मैं तो नहीं चाहूंगा कि इसको और डिस्कस करूं। बाकी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है ईसा साहब, खान साहब का जो हुक्म होता है उसके पीछे सब पार्टी यकजा होकर खड़ी होती है, कंप्लीट यूनिटी के साथ। ये शेर अफजल मरवत के हवाले से सिर्फ कहा गया है या फवाद चौधरी के हवाले से भी यही? दोनों के हवाले से कहा गया है, दोनों। अच्छा, ये मेंशन मैंने सलमान अकरम रज़ा साहब की गुफ्तगू में मैंने फवाद चौधरी साहब जी कि उन्होंने कहा कि इन लोगों के बारे में बात ही ना करें, और क्या कह सकता है इंसान, उन्होंने एक डिसेंट इंसान और क्या कहेगा? क्या आपको गाली देता है जैसे ये लोग देते हैं तो हम गाली देने पे आ जाएं? लेकिन साथ ही उन्होंने तो ये भी कह दिया ना कि आपकी पार्टी के जो लोग जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया या 26वीं आईनी तरमीम के वक्त गायब रहे, उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाए। नाउ प्रैक्टिकली दैट मींस कि आप उनको डिसोन कर देंगे। जिन्होंने वोट पोल नहीं किया उनके ऊपर आपकी पार्टी का कोई डिसीजन अप्लाई नहीं होता, आप उनको डी सीट नहीं करवा सकते। तो जो ये खबर चल रही है कि ईद के फौरन बाद आगाज में 12 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है, क्या ये वो लोग हैं जिनको आप निकालने लगे? 1 साल से ये फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी मैं सुन रहा हूं मेरे भाई, अभी तक तो नहीं बना। हम ही वो पॉलिटिकल पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिसने कि सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए भी हमने अपने बंदे निकाले हुए थे। आपको याद होगा कि AP में आज से 5 साल 6 साल पहले हमने 22 बंदे निकाले थे, और हम में इतना कैरेक्टर है, हम में एक इतनी पॉलिटिकल सगैसिटी है कि हम ये काम करें। और अगर ये इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है ईसा साहब, मैं आपको अपडेट कर देता हूं, उस इंक्वायरी कमेटी असद कैसर साहब की सरबराही में वो इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है। वो इंक्वायरी कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी फैसला करेगी खान साहब से मुशावरत करने के बाद, और इनको निकाल दिया जाएगा। लास्ट में जरा कोई कमेंट, इनको निकाला जाना है कि नहीं निकाला जाना, ये सब फैसला होगा, ये फैसला होगा लास्ट में। जरा कोई कमेटी की रिपोर्ट के बाद लास्ट में जरा कोई कमेंट कर दीजिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा, अब हम देखते हैं कि तकरीबन हर टीवी टॉक शो में, जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान साहब के जेल मेन्यू की बड़ी डिस्कशन होती है। देसी मुर्ग, मटन, मछली, देसी अंडे, नारियल पानी वगैरह वगैरह, फलानी मछली और फलानी टाइप की मछली और एक्सरसाइज। मुझे ये बताएं कि आपके लोग तो कहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको जेल में हकूक नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ से वो ऐसा सुनाते हैं कि जैसे कोई 5 स्टार होटल है। बट खान साहब से हट के क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वो शोरबे वाली पतली दाल खिलाई जाती थी जेल में आपके दौर में? ये तो आप कोई अपना कोई जासूस छोड़ें, जो पता चले, जो हमें पता चला है वो तो ये है कि जी वहां देके पकती थी, वहां पुलाव पकते थे, मुर्गे पकते थे, सारा कुछ पकता था। छोड़ दीजिए। देखिए ईसा साहब, ये गुफ्तगू उस वक्त होती है जबकि इंसान किसी सब्सटेंटिव गुफ्तगू करने के काबिल ना रहे। मेरा ख्याल कि आप भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई, मैं भी थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लेता हूँ, और ये चीज़ें जो है मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती कि किसी की ज़ात के बारे में बात की जाए या इस किस्म की गुफ्तगू की जाए जिससे कि इंसान का छोटापन ज़ाहिर हो। मेरे नज़दीक ये सिर्फ इन लोगों के अंदर का छोटापन ज़ाहिर करता है और कुछ भी नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद हैं, रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कामरान मुर्तज़ा साहब, अपोजिशन जो है वो ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए, और अभी तक लग ये रहा है कि वो आप लोगों को कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि आप उनके साथ हम कदम हो जाएं, उनके साथ शाने से शाना मिलाकर चलें। 2 दिन के बाद जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें इतला तो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान शिरकत नहीं कर रहे। उसमें बात कुछ आप कह सकते हैं आगे बढ़ी भी है, मगर जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो असद कैसर साहब को कन्वे हुई थी और इसको आज 13-14 दिन हो गए हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। ये जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलवाई है उसमें मौलाना गो की शिरकत नहीं कर रहे। मौलाना चले गए हुए हैं, कतर गए हैं, फिर वहाँ से दुबई जाना, दिन जो है उम्रे पे हैं और काफ़ी दिन उम्रे में गुजारेंगे क्योंकि रमज़ान भी शुरू हो रहा है। तो मगर हैदरी साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन होगा, कम से कम 2 मेंबर्स डेलीगेशन, उसमें जो है वो ज़रूर शिरकत करेगा, मगर हम पार्ट ऑफ अलायंस नहीं है। क्या इसका ये मतलब है मौलाना फजलुर रहमान जो उम्रे के लिए जा रहे हैं वो ज़्यादा वक्त गुजारने से मुराद क्या है? क्या वो एतकाफ़ में बैठेंगे वहाँ पर, और इसका मतलब ये है कि जो ईद के बाद जिस तहरीक की बात तहरीक इंसाफ कर रही है उसमें कम से कम मौलाना फजलुर रहमान तो नहीं होंगे? नहीं, इत्तेकाफ़ वाला मामला अभी तक नहीं आएगा, वो पहले इशरे में जो है ना वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर उसमें ऐसा है कि जब तक हमारे और पीटीआई के दरमियान मामला तय नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो है वो हम इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। बहुत सी बातों पे इत्तफाक है, बहुत सी बातों पे इख्तलाफ भी मौजूद है। कुछ हमारे पार्ट पे होंगी, कुछ उनके पार्ट पे होंगी। तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगी, हम इकट्ठे जो है ना वो किसी ऐसी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जहाँ पे कल हमें कोई ऐसा शर्मिंदगी का सामना हो। तो बेहतर उसमें इस सूरत में अगर फर्ज कर लीजिए कि इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो फिर पार्टियां अपने अपने तौर पर जद्दोजहद करें, ये इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, और अगर इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर इकट्ठा भी चला जा सकता है। इसका एक ऑप्शन मौजूद है यकीनन। तो जिन तहफ़्फ़ुज़ात के हैं कि जिनसे आगाह तकरीबन 14-15 दिन पहले असद कैसर साहब को कर दिया गया था, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और असद कैसर साहब ने आप लोगों को नहीं दिया, या ये कहा कि हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, या ये वजह है जिसकी वजह से हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अब तक आपसे शेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि दो पार्टियों का आपस का मामला है। फिर वक्त अगर कोई मामला आगे बढ़े तो वो फिर उसमें मीडिया को एतमाद में लेंगे, कौम को भी एतमाद में लेंगे, यकीनन सामने आ जाएंगे इस तरह। असद कैसर साहब ने कहा था कि वो इंस्ट्रक्शंस लेना चाहेंगे अपने बानी चेयरमैन से और उनकी राय के मुताबिक फिर आगे बढ़ा जा सकेगा। तो फिर हमें आगाह नहीं किया गया कि उनकी मुलाकात नहीं हुई आया या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा। आया वो बात पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें कुछ के बारे में रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। अगर डायरेक्टली मौलाना साहब को अगर रिस्पॉन्ड किया गया है तो मुझे नहीं पता, मगर चूंकि मेरे साथ बात हुई थी तो एक एंड पे मैं था तो मुझे इन्फॉर्म अगर कर देते तो फिर मैं मौलाना साहब को इन्फॉर्म कर देता। अगर डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दिया तो फिर मेरे इल्म में नहीं है या आपने मेरे साथ शेयर नहीं की ये बात अभी तक। आई अंडरस्टैंड कि आप ज़ाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम नहीं चाहती कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको पब्लिसाइज करें, लेकिन बहुत सारी ज़ाहिर है कि लगाते हैं कि फ़लाँ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, फ़लाँ वजह हो सकती है, फ़लाँ डिमांड है। तो मैं आपसे कैटेगोरिकली पूछ लेता हूँ, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं। वो जो थ्योरीज मार्केट में वो यानी कि आपका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आप लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे? ना, हम किसी हुकूमत में तो बिल्कुल साथ कहना चाहूंगा कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, ना वफाक में ना किसी और जगह। यानी 8 फरवरी के इलेक्शन ऐसा समझते हैं कि इसके नतीजे में कायम होने वाले किसी भी सेटअप में जाना आप गुनाह समझते हैं? मुनासिब नहीं समझते हम। अब उसको गुनाह तो बहुत ऐसे कोई मजहबी लफ्ज हो जाएगा और लफ्ज हो जाएगा, बहरहाल हम मुनासिब नहीं समझते और हम नहीं चाह रहे। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ आपको कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, ना खैबर पख्तूनख्वा का, ना वफाक का, ना किसी सूबे में। तो क्या ये माजी के हवाले से कि आप ये चाहते हैं कि माजी में जो कुछ तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट्स देती रही उनको वापस ले, कोई खैर सगाली का बयान दे दे? मौजूदा सेटअप में कोई शख्सियात हैं जिनका ज़ाहिर है कि हल्का भी मिलता है मौलाना
منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب، وہ ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر لفظی بھی ان کے گزشتہ کچھ عرصے میں بھی جاری رہے، کیا ان کے حوالے سے تحفظات ہیں؟ یہ شخصیات کے حوالے سے ہیں تحفظات یا نظریات کے حوالے سے ہیں؟ جے یو آئی جو ہے شخصی سیاست نہیں کرتی، کسی جو ہے نا ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ سخت حملے جو ہے وہ اور دوست کرتے رہے ہیں، ان پہ مصیبت آئی ہے، اس کے بعد ہم نے کبھی وہ معاملات دہرائے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارے معاملات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بنا لیا ہے، مگر اس سے آگے چلنا جو ہے اس میں جب تک ہمارا ورکر سیٹسفائی نہیں ہوتا، جب تک ہمارے باقی معاملات جو ہے نا ایڈریس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک شاید اس طرح ممکن نہیں ہوگا۔ بہت سی باتوں پہ ہمارا اتفاق ہے، مگر بہت سی باتوں پہ نہیں بھی ہے۔ اچھا، ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہے وہ میڈیا میں ہوں، چاہے انٹیلیجنشیا ہے، پاکستان کے عوام ہیں، ایک سوال ان کو بڑا مولانا فضل الرحمان جن کا بہت ہی بہترین تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نظر، اگرچہ اس میں تھوڑی سی بمپی رائٹ تھی، لیکن مسلم لیگ نواز کے ساتھ تو آپ کا بڑا بہترین تعلق رہا، آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ ایک کوئی ہمیں ایسی وجہ بتائیں کہ واقعی جس کا پتہ چلے کہ ہاں یہ وجہ تھی جس سے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا فضل الرحمان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اس نہج پر بات پہنچ گئی۔ دیکھیے، کٹ ٹو سائز والی بات تو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ گئی تھی، اور پھر ہم سے جو ہے وہ مولانا صاحب تک بھی پہنچ گئی تھی، اور پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پروو بھی ہوئی۔ یہ تو انتظام ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں جو ہے نا وہ جو بھی الیکشن کا نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ ایک انتظام کا طریقہ کار ہے، تو اس انتظام میں شاید جے یو آئی جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھ جو ہے الیکشن سے پہلے اس طرح سے حالات بنانے شروع کر دیے تھے، تھریٹ الرٹس ہر روز، مولانا کی پوری فیملی کو کوئی موو نہیں کر رہا، جہاں پہ الیکشن کمپین کے لیے جاتے ہیں ساتھ ایک کاغذ پیچھے آ جاتا ہے کہ جی آپ اس علاقے میں موو نہیں کر سکتے۔ تو وہ معاملات نظر آنا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی انتظام کا حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کٹ ٹو سائز کر دیا گیا۔ وہ جو 2018 کے الیکشن میں سے تھے اس کا جو ہے نا وہ نصف کر دیا گیا۔ تو ابھی جو 15 دن پہلے آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان نے بھی اور اپوزیشن نے یک زبان ہو کر فریش الیکشنز کا مطالبہ کیا، اس کے بعد بھی ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے، is that related؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں کچھ ایکٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں ہمیں تھریٹ الرٹس جو ہے وہ لیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ تھریٹ الرٹ لگتا ہے کہ صوبائی حکومت سے آیا، خیبر پختونخوا کی، مگر اس کے باوجود ہم نے اس کو پی گئے، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اپنا، ممکن ہے اس میں وفاقی حکومت کا بھی معاملہ ہو، مگر یہ تھریٹ الرٹ اسی کے ساتھ ہی شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ اور جو ہے نا وہ کچھ ایسی موومنٹ شروع ہو گئی جو اس سارے معاملے کو ناکام بنانے کے لیے۔ مگر بہرحال یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ جن کا ایشو ہے وہ اس کو خود دیکھیں۔ تھریٹ الرٹ جو ہے نا وہ ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور موو نہ کر پائیں، اور اس طرح کے معاملات، کسی کے جو ہے نا وہ لوگ مارے جاتے رہتے ہیں اور کسی کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شاید کوئی انگلی بھی نہیں لگاتا، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو ہمارے اب تک جو ہے نا لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم نے ایک جگہ پہ 70 80 80 90 جنازے اٹھائے، تو یہ کسی اور نے نہیں اس طرح سے اٹھایا، اللہ رحم کرے کوئی بھی نہ اٹھائے، مگر بہرحال یہ ہمارے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ صحیح، وقت کم ہے، اس پہ تفصیلاً بات تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ اگلی نشست میں ہوگی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو لاسٹ سپیچ کی آن فلور آف دا پارلیمنٹ، انہوں نے کچھ دھاتوں کا تذکرہ کیا جو بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، مائنز سے نکل رہی ہیں۔ I'm sure he was talking about گریفائٹ۔ وہ آف دا کف بات تھی یا جے یو آئی واقعی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی باقاعدہ سازش ہو رہی ہے اور عالمی قوتیں پاکستان میں نکلنے والی ان اہم ترین دھاتوں کے اوپر ان کی کوئی مخصوص پالیسی ہے جو راکٹس کے انجنز میں بھی استعمال ہوتی ہے، نیوکلیئر ریئیکٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے؟ یہ آف دا کف سیاسی بیان تھا یا واقعی اس حوالے سے کوئی اطلاع بھی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، اس میں ہم بڑے سنجیدہ ہیں، اور ایک تو پاکستان کا محل وقوع جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ مصیبت بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ پاکستان سے جو کچھ نکلتا ہے، جو اس کے وسائل ہیں، وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہے ان معاملات کو سیٹل نہیں کر پاتے، بجائے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک مناسب انداز میں ڈیل کرنے کے، ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے پراپرلی، محل وقوع والا ایشو بنا لیتے ہیں۔ شاید اس میں حکمرانوں کا یا وہ طاقتور حلقوں کا اسی میں فائدہ ہوتا ہے، مگر یہ بات ایسے نہیں تھی، سمجھ کے کی گئی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے شاید اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو گئی، اور ٹرولنگ جن حلقوں سے شروع ہوئی تھی وہ بھی ظاہر ہے ہم جانتے ہیں۔ صحیح
सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।